हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस का टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। इसके बारे में हम जानेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व किसी भी प्रबंधक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो महत्व है हम निम्नलिखित तथ्यों से जानेंगे, जो कि नीचे हेडिंग्स में दिए गए हैं। पहला हेडिंग है, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक को विभिन्न परिस्थितियों में उसे कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा की गई गलतियाँ दोबारा ना हो, इसके बारे में बताते हैं। जो भी प्रबंध के सिद्धांत है, जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ, कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का जो सिद्धांत होता है वो ये बताता है कि यदि हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और वो छोटा छोटा हिस्से का जो काम है वो बार बार कोई यदि कर्मचारी करता है तो वो कर्मचारी बार बार करने पर उस काम में अभ्यस्त हो जाता है, और जैसे जैसे वो उस काम में अभ्यस्त हो जाता है तो आने वाले समय में वो उस काम को जल्दी और कम समय में पूरा कर पाएगा और हमारा प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम आएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए कमीज़ है, शर्ट बनानी है, जैसे शर्ट बनाने का काम कैसे करते हैं, उसकी कटिंग कोई करता है, उसको सिलाई उसकी कोई करता है, आगे उसके काज कोई बनाता है, प्रेस कोई करता है। इन्होंने सभी ने अपना काम अलग अलग भागों में विभाजित किया होता है, जिसकी वजह से इनका काम बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही फास्ट गति से, तेज़ गति से पूरा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए तो प्रबंधकों को जो प्रबंध के सिद्धांत है उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पृष्ठ है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दूसरा, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक संगठन में मानव, मशीन, माल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज, और मानवीय संसाधन किसको कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हम ह्यूमन पावर भी कहते हैं। प्रबंध का काम कुछ और नहीं बल्कि इन संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, क्योंकि जब तक हम इन संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ गई तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। तो इसके लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, प्रबंध के सिद्धांतों का। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे आदेश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड जिसको हम बोलते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या बताता है कि एक कर्मचारी को एक ही प्रबंधक से आदेश मिलना चाहिए। यदि उसको कई प्रबंधकों से आदेश मिलेंगे तो वह किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएगा, और जिससे क्या होगा, जो हमारा मानवीय संसाधन है वो अपव्यय होगा, उसका काम मानवीय जो संसाधन अपव्यय होगा, जिसकी वजह से वो काम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाए। जैसे कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि स्कूल है, जैसे हमारा कॉरिडोर है, हमारे 4 कमरे हैं, +2 आर्ट, A आर्ट, B +2 कॉमर्स, +2 साइंस। यहाँ से मान लो कोई PN जा रहा है, पहले कमरे से आवाज़ आई किसी टीचर की कि डस्टर ला दो, दूसरे कमरे से आवाज़ आई मुझे चौक दे दो, तीसरे कमरे से आवाज़ आई मुझे पानी दे दो, चौथे कमरे से आवाज़ आई कि यहाँ पर बेंच थोड़ा सा ख़राब है, इसको साफ़ कर दो। तो एक ही PN को यदि 4 टीचरों से आदेश मिलेगा तो वो किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएगा और काम हमारा समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे कि क्या होगा, साधन का अपव्यय होगा और समय का भी अपव्यय होगा, और जिसकी वजह से हमारा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं होगा। ये भी मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तीसरा है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है संतुलित निर्णय। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको भी पता है जहाँ पर हम किसी भी डिसीजन में यदि हम वैज्ञानिक निर्णय लेते हैं तो जिसकी वजह से हमारा निर्णय क्या हो जाता है, संतुलित। जैसे प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं, हमें, जैसे हमारा अगला पृष्ठ इसके बाद, प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं, हमें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि हम जो भी निर्णय लें वो संतुलित निर्णय लें। उदाहरण के लिए यदि हम प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग ना करें तो हम किसको अपनाएंगे, भूल एवं सुधार, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, और ट्रायल एरर ये दिया हुआ नीचे देखो, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर क्या बताता है, पहले हम उस काम को करेंगे, ठीक है, ये दिया हुआ है, पहले हम उस काम को करेंगे, फिर गलती होने पर पुनः उसको करके देखेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो उसमें सुधार ना हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम बार बार करके देखते रहेंगे, हमारा टाइम का भी व्यय होगा, साधनों का भी व्यय होगा, तो हम कह सकते हैं कि यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे अधिकार एवं उत्तरदायित्व का एक सिद्धांत है, ठीक
ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताता है कि यदि हमने किसी व्यक्ति से काम पूरा करवाना है, उसके उत्तरदायित्व को पूरा कराना है, तो हमें उसको उतने अधिकार देने चाहिए ताकि वो आसानी से उस काम को पूरा कर सके। जैसे कि हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी, जिसको हम डीसी कहते हैं, वो तभी अपने काम को पूरा करवा पाते हैं जब हम उनको बढ़िया ढंग से, उनको सरकार क्या देती है, उनको अधिकार देते हैं। यदि उनको अधिकार ना दे तो वो अपने काम को पूरा नहीं करवा पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमने वैज्ञानिक निर्णय लेने हैं तो उसके लिए हमें प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करने का क्या मतलब है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि देखिए आज का युग है जो बदलता हुआ युग है। आज वही व्यवसायिक इकाई